जैसा हमने पीछे वाले चैप्टर में कंबशन एंड फ्लेम के पहले पार्ट में हम पढ़ाए थे आपको फायर एक्सटिंग्विशर। इसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे टॉपिक है फ्लेम। तो आप जानते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके नेचर में हैं जो फ्लेम के साथ जलती हैं और जबकि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो विदाउट फ्लेम जलती है। तो जो विदाउट फ्लेम जलती है बिना फ्लेम के क्यों होती हैं, या फिर जो फ्लेम के साथ जलती है उनमें फ्लेम कहाँ से आता है, तो जान लीजिए वेज कंबस्टेबल सब्सटेंस जिनमें हीट पाने के बाद सब्सटेंस वो बर्निंग सब्सटेंस वेपराइज होता है, उसमें फ्लेम बनती है। जैसे कैरोसिन हो गया, कैंडल हो गया, ये सब चीज़ें इसमें सब्सटेंस बर्न होने के बाद वेपराइज होता है जिसके कारण उसमें फ्लेम होती है। चारकोल हो गया, उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो वेपर में कन्वर्ट होता है, गर्म होने के बाद वेपर में कन्वर्ट होता है, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं होता, इसलिए चारकोल में कोई फ्लेम नहीं होती। ठीक है, हम बात करते हैं, हमने बताया था कैंडल। तो कैंडल में जब कैंडल को हम बर्न करते हैं तो कैंडल के फ्लेम कितने पार्ट होते हैं देखिएगा, इसमें 4 पार्ट। सबसे बाहर वाला पार्ट हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस या आउटर पार्ट, नॉन ल्यूमिनस या आउटर पार्ट। इसमें जो सब्सटेंस होता है, जो भी सब्सटेंस है, इसकी बर्न होने का इसमें ये दिखा रहा है कि कम्प्लीटली बर्न। तो यहाँ पर हीट जो है सबसे ज़्यादा होती है, यह फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है और लगभग इनविजिबल टेक्स्ट, ये दिखता नहीं लेकिन ये हॉटेस्ट पार्ट सबसे बाहर इस ब्लू कलर का है। उसके बाद फ्लेम के अंदर वाले हिस्से पहुँचते हैं तो आउटर जोन के जस्ट बाद इनर जोन, जिसको हम कहते हैं ल्यूमिनस, इसमें सब्सटेंस का मॉडरेट पूरी तरह से नहीं, कम्प्लीटली नहीं, मॉडरेट बर्न होता है। कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, मॉडरेट बर्न होता है। इसमें हीट भी क्या होती है, न बहुत ज़्यादा अधिक होती है और ना ही बहुत ज़्यादा कम होती है। इसमें ये आपको लाइट दिखता है येलो कलर, ये येलो कलर में आपको दिखता है। इसमें सब्सटेंस का कम्प्लीटली बर्न नहीं है, ये इनकम्प्लीट कंबशन कह लीजिए। कंप्लीट कंबशन यहाँ भी नहीं, कंप्लीट कंबशन केवल इस पार्ट में, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इस कारण वो येलो फ्लेम यहाँ दिखाई देती है। ये हॉट होता है लेकिन हॉटेस्ट नहीं है। इसके बाद डार्क, यहाँ पर सब्सटेंस का ये इनर मोस्ट कह लीजिए, इनर मोस्ट कर लीजिए। इसमें सब्सटेंस जरा सा भी बर्न नहीं होता और सब्सटेंस इसमें हीट नहीं होती। यहाँ पर सब्सटेंस का कह लें कि इनकम्प्लीट कंबशन के कारण थोड़ी सी हीट रहती है, बहुत मामूली, जितना इसमें और जितना इसमें उसकी कंपेयर में यहाँ पे बहुत कम हीट होती है। यहाँ पे ये डार्क रंग कहलाता है, ये लगभग आपके येलो के बाद रेड कलर में दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर जो हीट है वो लीस्ट सबसे कम, और वी पीछे जो इसमें रेड कलर है, आपने देखा होगा वैक्स कैंडल कैसे बनती है, वैक्स होता है, वैक्स के बीच में एक थ्रेड लगा होता है, इसको हम कहते हैं। जितनी भी हीट के कारण जितनी भी वैक्स पिघलती है वो पिक के पास जाती है और पिक के थ्रू ऊपर आकर बर्न होती है। तो बर्न होती है तो उसमें का जो वैक्स है वो वेपोराइज होता है, इसके कारण ये फ्लेम तैयार होती है। तो सबसे ये वाला पार्ट सबसे पिक के सबसे पास का पार्ट है वो ब्लू जोन है, इसमें भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है और यहाँ पर आपको बनती है कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए कुछ और चीज़ें, जैसे आप देखिए काऊ डंग केक है, एक तरह का खाने वाला नहीं, घर में बनाया जाता है, जिनके घर गाय भैंस है, काऊ डंग केक, यानी हम लोग उसको कहते हैं अपने लैंग्वेज में गोईठा। तो काऊ डंग केक पे जो खाना बनाने का काम करना शुरू किया हमने और एलपीजी गैस पर खाना बनाने का काम शुरू किया, तो हम देखते हैं कि एलपीजी गैस वाला ज़्यादा हीट दे रहा है काऊ डंग केक की अपेक्षा। ऐसा क्यों? तो कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पर बात कर रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। अलग अलग फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है। कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम मास को बर्न करने पर वो कितनी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर वो ज़्यादा करता है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ द फ्यूल इज
completely burn insufficient supply of air। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि काउ डंग केक का जो है वो कैलोरीफिक वैल्यू 7000 किलो जूल है पर केजी। अगर काउ डंग केक 1 किलोग्राम का हम बर्न करते हैं तो हमको कितनी हीट मिलेगी? 7000 किलो जूल। और एलपीजी जिसकी बात किया हमने 50,000, एक है 7000 और एक है 50,000 किलो जूल पर केजी। तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हमको काउ डंग केक की अपेक्षा एलपीजी से ज़्यादा हीट मिलती है। और दूसरी बात ये उतना पोल्यूशन भी नहीं देता। काउ डंग केक दिखता है आपको धुएँ जैसा दिखता है काउ डंग केक, लेकिन यह उतना एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि एलपीजी पहुंचाता है। सबसे ज़्यादा आपके प्रेजेंट जो सब्सटेंस है उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 1,50,000 किलो जूल पर केजी। लेकिन बताइए, अगर इस 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को अगर आप अपने घर के किसी चूल्हे में जलाते हैं तो आपका पूरा का पूरा घर उड़ जाएगा, इतनी हीट होती है। 1 लाख, देखिए आपका घर में खाना बन रहा है कितने पर? 7,000 पर केजी, 7,000 किलो जूल पर केजी पर। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन फ्यूल जो है कितना दे रहा है? 1,50,000, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से ये एक्सप्लोजन का काम करेगा। ठीक है, तो अलग अलग फ्यूल हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग है और उनका यूज़ भी उनके अकॉर्डिंग अलग अलग है। हमको अपने घर में खाना बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस मिलेगा ही नहीं, तो हम बनाएंगे कहाँ से? जैसे हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं जेट इंजन और इन सब चीज़ों में, जो जेट एयरप्लेन और एयरबेस होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। जैसा स्पेस जाने के लिए जो स्पेस से भेजे जाते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। तो इसका यूज़ हर जगह हम नहीं करते, खाना बनाने के लिए तो नहीं। अब आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। तो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, अच्छे फ्यूल की क्या क्या पहचान है? तो पहला है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, जिससे कम हीट लेकर ही बर्न होने लगे। ठीक है, एज अ फ्यूल इज कंसिडर्ड गुड इफ इट हैज़ लो इग्निशन पॉइंट। ठीक है, इसका इग्निशन पॉइंट क्या है? लो है। दूसरा, लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है जब इसको हम बर्न करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? यह धीरे धीरे जलेगा, इकट्ठा जल जाएगा तो खाना भी इकट्ठा जल गया और खाना भी पका गया, पूरा का पूरा एक साथ जल गया और खाना पका नहीं। तो ये क्या होना चाहिए? इसका मॉडरेट बर्निंग होनी चाहिए, ये धीरे धीरे जले और धीरे धीरे खाना पके। ठीक है, इस खाना की बात नहीं करते, हर जगह इसका फ्यूल का यूज़ करते हैं। जैसे पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल यूज़ होता है, डीजल गाड़ी में डीजल यूज़ होता है, इकट्ठा ये सारा बर्न हो जाएगा तो हम पूरी एनर्जी का इकट्ठा हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या है, पहले तो आसानी से धीरे धीरे ये बर्न हो और धीरे धीरे हमको एनर्जी प्रोड्यूस करें, एनर्जी दे, जिससे हम अपना एनर्जी को वर्क में यूज में ला सकें। ठीक है, तीसरा है फ्यूल अच्छा है जिसको हमको हैंडल करना आसान, रखना सेफ हो और हैंडल करना आसान है। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वो भी आसान हो। डज नॉट कॉज पोल्यूशन, फ्यूल वही अच्छा माना जाता है जो कि ज़्यादा प्रदूषण ना फैलाए। बहुत ज़्यादा राख है ऐस ये छोड़ देगा पीछे, तो इससे इन्वायरमेंट भी गंदा होगा। तो इन्वायरमेंट भी गंदा ना हो इसका भी ध्यान रखना है। हमको आसान सस्ता पड़े और हमको आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो ऐसे फ्यूल को हम क्या कहेंगे? अच्छा फ्यूल है। अगला टॉपिक हमारा टाइप ऑफ। तो ये फ्यूल कितने तरह के होते हैं? तो आप जानते हैं फ्यूल्स जो हैं 3 तरह के, 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फ्यूल में आपका हो जाएगा वुड, चारकोल, ठीक है, काउ डंग केक, बैगेस यानी जो गन्ने को जब पीटते हैं तो उसके जब रस निकल जाता है तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको कहते हैं बैगेस। लिक्विड फ्यूल में आप एलपीजी का यूज़ कर लेते हैं, नहीं सर एलपीजी तो गैस में, कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है? लिक्विड फ्यूल है। एलपीजी भी आपका लिक्विड स्टेट में रहता है, तो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद गैस में। गैसेस फ्यूल में आप नेचुरल गैस, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस,
बायोगैस, एसिडिटी, इन सब का यूज़ करते हैं। यह एक गैस फ्यूल है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग ऑन द इन्वायरमेंट, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का कि इस जो ये बर्निंग फ्यूल है, जब फ्यूल जलते हैं तो इसका इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो आप जानते हैं कि वही सब्सटेंस जलते हैं जिनमें कार्बन और प्रेजेंट हो, कार्बन, हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन कह लीजिए, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कार्बन कंटेंट इन फ्यूल रिलीज स्मॉल पार्टिकल्स, जो कि होते हैं जल भी गए होते हैं और कुछ जले भी नहीं होते, अनबर्न होते हैं। बर्निंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल रिलीज एस एंड फाइन पार्टिकल ऑफ अनबर्न कार्बन इन एयर। दिस फाइन पार्टिकल आर कॉल्ड SPM, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर ये आपको दिखते बहुत कम है। आप देखिएगा कभी अगर आपका घर किसी कारखाने या भट्टे के आसपास है तो उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा होता है, और रात में तो शाम तक निकलता है, लेकिन सुबह जब बाहर कोई चादर छोड़ते तो उस पर देखेंगे आप कि ये काले काले कुछ गिरे हुए, ये क्या है, SPM है। SPM का मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर है, जो अनबर्न है, जो नहीं जल पाए, जो एस में कन्वर्ट नहीं हो पाए, वो गिरते हैं वापस। तो ये फाइन पार्टिकल आपको एयर में जाता है कि जो कि बहुत ही डेंजरस पोल्यूटेंट है। दूसरा है, जब भी सब्सटेंस जलते हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपने सुना है। कार्बन डाइऑक्साइड का आपके एयर में जो प्रेजेंस है वो बढ़ने से हमारे ग्रीन हाउस, हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट में काफ़ी चेंजेज आया है। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। के बढ़ने से, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से सन से आने वाली हीट भी क्या होती है, ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में रेडिएट हो पाती है। यानी कि उसका कुछ पार्ट, सन से आने वाली हीट का कुछ पार्ट हमारे अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब भी रह जाता है। टोटली हीट को हम रेडिएट नहीं कर पाते, जिससे लगातार अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसमें एक चीज़ और है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब सफिशिएंट सप्लाई में जब किसी जलती हुई चीज़ को सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती तो उसमें लगातार उसका वो बढ़ता जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि एक दम घोटने वाली गैस है। इसके ज़्यादा सेवन से आदमी का दम घुट जाता है और वो मर भी जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इन्वायरमेंट में जब बर्न होकर गैस इसकी निकलती है और ऊपर जाके इकट्ठा हो जाती है, तो जब बारिश का पानी उनके साथ मिलता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब बारिश के पानी के साथ मिलकर एसिड बनाती है, और जगह जगह पर इनके कारण क्या होती है, एसिड रेन, जिससे क्या होता है, जिससे फसल और बाहर रखी चीज़ों पर जब ये बारिश का पानी पड़ता है तो काफ़ी नुकसान है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे, आप सभी लोग इसको कंप्लीट करें। और जिस आर्डर में क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन जो है आर्डर वाइज करें।